हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमने कल के क्लास में स्टार्ट किया था, जहां हमने देखा व्हाट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सबस्ट्रेट एंड अ डबल बॉन्ड, अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, है ना। अब एलिमिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हमने देखा था एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, थीटा होता है ना। अल्फा एलिमिनेशन में दोनों ही जो ग्रुप्स लिविंग ग्रुप हैं वो किसी एक एटम पे होते हैं, है ना। वहां पर कार्बन का फॉर्मेशन होता है और मैंने आपको बताया था ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। बीटा एलिमिनेशन में दो एडजेसेंट पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होते हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन। और बेसिकली मैंने कहा था कि हम लोग 1-2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। गामा, डेल्टा, थीटा, दे आर लाइक 1-3, 1-4, 1-5, और ऐसे केसेस में साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है, isn't it? फिर हमने कहा कि बीटा एलिमिनेशन तीन तरह के, हमने कहा कि तीन तरह का बीटा एलिमिनेशन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, E1, E2 एंड E1 CB, है ना। अब E1 पे लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि E1 जब कभी होगा, सो हाउ E1 विल टेक प्लेस। अगर मेरे पास X है और यहां मेरे पास Y है और E1 होना है, तो सबसे पहला स्टेप 1 जो होता है स्टूडेंट, स्टेप 1 जो होता है वो हमारा RDS होता है ना। RDS होता है, यहां पर लिविंग ग्रुप पहले बाहर निकल जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, फॉर्मिंग अ कार्बोकैटायन। दिस इज द RDS। और RDS में क्योंकि केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देयरफॉर दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसके बाद यहां पे व्हाट विल हैपन, Z will come into picture and Z will remove this X, giving you an elimination product, है ना। This is step 2, step 2। तो ये होता है even elimination. Why this is called even elimination? Because in this case RDS में only one molecule is involved, so it is elimination unimolecular. फिर हमने कहा था कि which are the factors which will decide E1। तो हमने ये देखा था कि E1 और SN1 दोनों के ही फैक्टर सेम होते हैं ना। E1 और SN1 के फैक्टर सेम होते हैं। तो पहले स्टेप पे देखो, यहां पर वी नीड अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, दोनों में ही हमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए होता है, isn't it? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल डिसाइड, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दोनों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 एंड E1 इज सेम। अब SN1 में क्या होता था स्टूडेंट, यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। सिमिलरली यहां पर भी अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो इट विल गो फॉर रीअरेंजमेंट एंड आफ्टर दैट Z- विल अटैक, है ना। Z- विल अटैक ओवर हियर। तो ये कहलाता है SN1 और ये कहलाता है E1। तो पहला स्टेप जो RDS है वो दोनों के लिए सेम है, तो सारे कंडीशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अच्छा, बेस का नेचर कैसा चाहिए, बेस इज वीक, दोनों के लिए बेस वीक चाहिए। अगर स्ट्रांग बेस रहेगा, नेगेटिव चार्ज है, बहुत स्ट्रांग है, तो वो वेट नहीं करेगा, वो पहले अटैक करेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस हमें चाहिए होता है, isn't it? So what is the difference? डिफरेंस कहां है? तो बेसिकली E1 टेक प्लेस एट हायर टेम्परेचर whereas SN1 टेक प्लेस एट लोअर टेम्परेचर। तो ये बात ध्यान रखिए कि SN1 पहला स्टेप दोनों में सेम है। अब सेकंड स्टेप पे SN1 के लिए जाएगा या E1 के लिए जाएगा, उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर पे the carbocation will prefer to go for E1 and at lower temperature it will prefer to go for SN1. clear है? So how to decide कि the reaction will go for SN1 या E1, ये तो clear है।
अच्छा, SN1 SN2 वी नो हाउ टू डिसाइड कि ये SN1 के लिए जाएगा या SN2 के लिए जाएगा, उस पर काफी डिस्कशन हो चुका है। 6 क्लासेस हमने ऑलरेडी SN1 SN2 को डिस्कस करने के लिए लिया था। एक बार ये डिसाइड हो गया कि नहीं ये SN2 के लिए तो नहीं जाएगा, या तो ये SN1 के लिए जाने वाला है या तो E1 के लिए जाने वाला है। पहला स्टेप से ही वो डिसाइड हो जाता है कि SN1 के लिए जाने वाला है या E1 के लिए जाने वाला है। तो एक बार पहला स्टेप डिसाइड हो गया तो टेम्परेचर देख के डायरेक्टली यू कैन से कि इट विल गो फॉर व्हाट, SN1 या E1। क्लियर है? सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैव सीन इन द लास्ट क्लास। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और अपने कंसेप्ट थोड़े और क्लियर करते हैं। चले रब करूं? किसी को चाहिए तो पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन। डन। चलिए, सो लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन SN1 एंड E1। चलो मैं क्या करता हूं, आपको सबसे पहले अब देखो यहां मैं जो क्वेश्चंस दे रहा हूं उसमें ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन SN1 SN2 SNI के लिए भी जा सकता है और या E1 के लिए भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन आगे जाने वाला है ना। तो सपोज मैंने यहां 10 डिग्री सेल्सियस लिया एंड आई एम सेइंग द प्रोडक्ट वी विल गेट इज A। अच्छा, इसी सबस्ट्रेट को मैंने वाटर से ट्रीट किया है और यहां मैंने 60 डिग्री सेल्सियस लिया। आई एम सेइंग व्हाट विल बी द प्रोडक्ट B। इसी सबस्ट्रेट को मैं ROH के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम सेइंग प्रोडक्ट इज C। थर्ड केस में आई एम यूजिंग CH3O minus Na plus at 25 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम कॉलिंग इट एज D। और फिर से CH3O minus Na plus in presence of ethanol C2H5OH। आप जब बेस ले रहे हैं तो सॉल्वेंट जो होता है आप उसका कॉन्जुगेट एसिड लेते हैं जनरली। दिस इज एट 75 डिग्री सेल्सियस एंड आई एम कॉलिंग इट एज E। सो यू टेल मी कि ABCDE में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा एंड क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सो पॉज करो, ट्राई इट आउट एंड देन कम एंड सी कि आपने सही किया है या नहीं किया है। क्लियर? चलिए डू इट। सो डन स्टूडेंट्स। चलिए एक एक करके वी विल डिस्कस, वन बाय वन वी विल डिस्कस। अभी वी आर नॉट इन हरी, हमें यहां समझ के लेना। एक बार चीजें समझ गई देन थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। एंड स्टूडेंट्स अभी देखो यहां ना ऑर्गेनिक में व्हाट यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू डिबेट मेनी टाइम्स। मुझसे आपको डिबेट करना पड़ेगा, सर ये क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं। क्योंकि आप जब तक डिबेट नहीं करेंगे तब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन आना ना इट्स वेरी लॉजिकल। तो इसके लिए क्या है, वी हैव लाइक हमने ऑलरेडी एक मैंने इवनिंग सेशन रखा है नाइट 11 to 12, वहां आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल ओवर देयर। और जिस कभी भी किसी भी दिन दिक्कत हो तो आप वहां आके मुझसे पूछिए, है ना। तो चलिए सबसे पहला यहां पर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस जगह पे होगा क्या। देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक में स्टूडेंट सबसे पहली बात होती है कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या ढूंढना है। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ढूंढना है और एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ढूंढना है, क्योंकि इनके बीच में ही रिएक्शन होता है। रिएक्शन मींस व्हाट, कहीं इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कहीं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, उनके बीच रिएक्शन होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने वाटर लिया है और मैंने ये 3 डिग्री अल्कील हैलाइड लिया है ना। अब यहां ऑटोमेटिकली डेल माइनस और डेल प्लस रहेगा। क्लियर है? 3 डिग्री है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो
हेलोजन अपने और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहां डेल माइनस और यहां डेल प्लस। ओके, अब क्योंकि आपने सॉल्वेंट वाटर उसको वाटर में लिया है, तो हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो ये डेल माइनस डेल प्लस को क्या होने वाला है, इसको सराउंड करने वाला है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट सराउंड कर लेगा, सॉल्वेंट सराउंड कर लेगा, और जैसे सराउंडिंग होगा तो ये इसको तोड़ना, ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। यहां माइनस है तो पॉजिटिव पार्ट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन्स जो हैं वो उसको हेल्प करेंगे ब्रेक होने में, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करते हैं बॉन्ड को ब्रेक होने में। क्लियर है सबसे पहली बात तो। अच्छा, अब हमारा देखो, ये अगर मैं इसे कहूं सबस्ट्रेट, दिस इज माई सबस्ट्रेट एंड दिस इज माई सॉल्वेंट। अब यहां स्टूडेंट मैंने ना कोई न्यूक्लियोफाइल लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, सो दिस सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जहां सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, वी नो दैट इज नथिंग बट SN1। इसी को हम लोग सॉल्वोलिसिस कहते हैं, है ना। तो स्टूडेंट ये तो यहां एकदम क्लियर हो गया कि दिस विल गो फॉर व्हाट, दिस विल गो फॉर SN1। SN2 के लिए जा सकता है क्या? नहीं। SN2 के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है? SN2 का रिक्वायरमेंट होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए आपका, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो वेट नहीं करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होने से पहले अटैक करेगा, दैट इज रिक्वायरमेंट फॉर SN2। और SN2 के लिए रिक्वायरमेंट ये होता है कि आपका द कार्बन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, कम से कम हो। तो ये SN2 के लिए तो नहीं जा सकता है, 3 डिग्री SN2 के लिए नहीं जाता है ना। SN2 प्रिफर्ड नहीं होता है सबस्ट्रेट के लिए। क्या SN1 के लिए प्रिफर्ड है ये? यस। अच्छा, अगर SN1 के लिए प्रिफर्ड है, कोई भी सबस्ट्रेट अगर SN1 के लिए, कोई भी रिएक्शन SN1 के लिए जा सकता है, तो E1 के लिए भी वो जाता है, क्योंकि SN1 और E1 दोनों का पहला स्टेप जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं क्या कहूंगा, इस केस में सबसे पहले Br माइनस निकल जाएगा, और Br माइनस निकलने के बाद आपको एक कार्बोकेटायन बनेगा। द फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, और यही हमारा RDS होने वाला है, क्योंकि यहां एक बॉन्ड टूट रहा है। ये तो क्लियर हो चुका होगा। क्लियर। अब चलो, अब क्या यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि ये SN1 के लिए जाएगा या E1 के लिए जाएगा, E1 के लिए जाएगा या SN1 के लिए जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर पे SN1 जा सकता है, लेकिन क्या E1 जाने की टेंडेंसी रहेगी? आई विल से नो, ना के बराबर है। E1 होने की टेंडेंसी ना के बराबर। आप बोलेंगे क्या सर कोई भी एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा? मिल सकता है, ये हाइड्रोजन निकल जाए, डबल बॉन्ड बन जाए, बट वो इतना कम होगा, लोअर टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होने की चांसेस इतनी कम होती है कि यू हैव टू इग्नोर दैट। अच्छा, अब SN1 होगा तो होगा क्या इस केस में? सो वाटर मॉलिक्यूल विच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल विल कम एंड अटैक ओवर हियर। अब ये यहां अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या बनेगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, है ना। ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल मूव आउट एंड यू विल गेट CH3, C, CH3, CH3, OH और H प्लस वापस बाहर निकला, विच इज लाइक H प्लस एंड Br, जो आपका Br निकला था और H प्लस, सो दे विल गिव यू HBr। अब देखो HBr, ऐसा HBr मॉलिक्यूल बन के बाहर नहीं निकलता है, वो वाटर में H प्लस एंड Br माइनस के फॉर्म पे ही रहने वाला है। क्लियर है। तो यहां आपको A, व्हाट इज A? A इज CH3C, CH3, CH3 and OH, and what is mechanism over here? Mechanism is SN1। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत? चलिए, अब सेम एंटिटी है, केवल चेंज क्या है? यहां पर टेम्परेचर 10 के जगह 60 डिग्री सेल्सियस है। 10 के जगह वी हैव 60 डिग्री सेल्सियस, यहां पर वी हैव 60 डिग्री सेल्सियस। चलो, तो यहां मैं बोलता हूं लेट इट बी E1, लेट इट बी SN1। तो क्या SN1 होगा हायर टेम्परेचर पे? आंसर इज नो।
तो किसके लिए जाएगा? E1 के लिए। अब E1 के लिए स्टूडेंट E1 के लिए जाता है, एलिमिनेशन होता है, सो व्हाट इट विल गो फॉर? सो SN1 वैलिड है, E1 वैलिड है अगर आपका 3 डिग्री है, बट रिक्वायरमेंट इसके लिए क्या है? SN1 E1 के लिए वीक बेस है ना, व्हाट वी रिक्वायर्ड इज वीक बेस। तो क्या हमारा वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल है? यस, वाटर इज अ वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल गो फॉर SN1 और E1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा स्टूडेंट? देखो, अब यहां पर आप ये बात समझो कि एलिमिनेशन कैसे होता है, इस बात को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। CH3 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 कार्बोकैटायन है ना। अब एक समझो कि ये तीनों जो हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो कैसा होगा? दे विल कम इनटू हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पर डबल प्लस आएगा और यहां पर एक माइनस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्लियर है? तो ये सारे बॉन्ड्स जो हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं वो काफी वीक हुए रहेंगे। अब ऐसे केस में इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए बहुत वीक बेस भी विल बी एबल टू डू दैट। अब ये क्या करेगा? वाटर, हायर टेम्परेचर पे वाटर इस कार्बोकैटायन पे अटैक करे, उससे अच्छा इसके लिए क्या होगा कि ये हाइड्रोजन को निकाल दे और यहां पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। बिकॉज हायर टेम्परेचर पे एंट्रोपी इज द ड्राइविंग फोर्स। तो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स? H3O प्लस बाहर निकला। अब ऑलरेडी Br माइनस बाहर निकला था, तो इट विल गिव यू H2O प्लस HBr, H2 प्लस HBr। क्लियर है? कुछ दिक्कत? तो एलिमिनेशन कैसे हो रहा है ये क्लियर हो गया। तो एलिमिनेशन मींस व्हाट स्टूडेंट? एलिमिनेशन मींस व्हाट? अगर आप यहां बात करेंगे, इसमें एलिमिनेशन होना है, तो मैंने आपको क्या बताया? अगर एलिमिनेशन होना है, सो दिस इज माय कार्बन नंबर 1। अब कार्बन नंबर 2 कैन बी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो यहां से Br निकलेगा और एक जगह से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट? 1-2 एलिमिनेशन। सो दिस इज बीटा एलिमिनेशन। क्लियर है? एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ओवर हियर इज अल्कीन। दिस इज द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहां पर सिंगल प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है। एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना है ना, एलिमिनेट होना है, निकलना है कहां से? एक कार्बन से और उसके एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन या कोई दूसरा ग्रुप, है ना। तो यहां कौन निकलेगा? हाइड्रोजन विल मूव आउट, और उसको कौन लेके जाने वाला है? एक जो वीक बेस आपने सॉल्वेंट लिया है, दैट विल एक्ट एज अ बेस। क्लियर है? तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो SN1 और E1 का पहला स्टेप जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? पहला स्टेप जो होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है SN1 और E1 के लिए। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंने क्या लिया है? ROH लिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्वेश्चन आप बोलोगे सर 25 डिग्री सेल्सियस लोअर है या हायर है, ये कैसे पता करें? तो जनरली स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि टिल रूम टेम्परेचर तक जनरली 25-30 डिग्री तक हम लोग वी कंसीडर इट एज लो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। अब हायर टेम्परेचर बेसिकली कैसा होता है? हाई टेम्परेचर मींस व्हाट? हाई टेम्परेचर जनरली अल्कील हैलाइड के टर्म्स में अगर बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस दे आर कॉल्ड एज हायर टेम्परेचर। और अगर आप बोले सर 25 to 50 के बीच में है, 40 है, तो क्या? तो उस केस में ना हायर है ना लोअर है, मतलब SN1 E1 दोनों ही जा सकता है। क्लियर? क्लियर? चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट की। अब सी में अगेन स्टूडेंट व्हाट यू हैव, आपके पास सबस्ट्रेट वही है, बट आपने यहां पर न्यूक्लियोफाइल या सॉल्वेंट बदल दिया है। आपने सॉल्वेंट क्या लिया है? ROH। तो कैन यू टेल मी ROH स्ट्रांग है या वीक है? सो ROH इज अ वीक। मैंने आपको एक पूरा लिस्ट दिया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, लिस्ट ऑफ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। सो ROH इज अ मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल।
वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, 3 डिग्री है, तो क्या होगा, इट विल गो फॉर इधर SN1 और E1 एंड टेम्परेचर इज लो। ठीक है, तो यहां पर SN1 या E1 जाएगा, तो पहले स्टेप पे क्या होगा, CH3 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 एंड Br। अब यहां पर ROH विल कम इनटू पिक्चर, और सबसे पहले ROH क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा ब्रेक होने में। स्टेप वन इज RDS। तो यहां आपका पहले स्टेप में CH3 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 कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। एंड एज न्यूक्लियोफाइल इज वीक एंड टेम्परेचर इज लो, so the reaction will go for what? Can we say it go for E1? E1 possible है क्या? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो नो। SN1 जाएगा क्या? S, yes। अब SN1 जाएगा तो SN1 में क्या होता है, दिस विल अटैक ऑन द कार्बोकैटायन, है ना। अब कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, सो व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग O R H एंड प्लस। अब यहां से H प्लस विल मूव आउट, गिविंग यू व्हाट, CH3 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 एंड OR। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैंने यहां वाटर यूज किया था तो रिएक्शन का नाम था हाइड्रोलिसिस। जनरली SN1 आर कॉल्ड एज व्हाट, SN1 आर कॉल्ड एज सॉल्वोलिसिस, है ना। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। सॉल्वेंट अगर अल्कोहल है ना, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, तो दे आर जनरली कॉल्ड एज अल्कोहोलिसिस, मिथेनॉलिसिस, इथेनॉलिसिस, है ना। सो दिस विल बी, अगर E2OH होता तो इट विल बी कॉल्ड एज इथेनॉलिसिस। और यहां प्रोडक्ट जो मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इज अ ईथर, है ना। CH3 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 एंड OR। क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट सेगमेंट में इफ विल सी, आपने 3 डिग्री लिया है, बट यहां पर जो बेस है, बेस जो है, आपने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है वो बहुत स्ट्रांग है। CH3O- इज अ वेरी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और बेस। तो इफ इट इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल और अ बेस, सो डू यू थिंक दैट इट विल वेट फॉर कार्बोकैटायन, ये टूट जाएगा तब तक आपका CH3O- विल वेट, कि बोलेगा ठीक है भाई ये ब्रोमीन को टूट जाने दो, कार्बोकैटायन बनने दो, फिर मैं अटैक करूंगा? आंसर इज नो। तो ऐसे केस में जहां पर टेम्परेचर, जहां पर आपका बेस स्ट्रांग हो, वहां पर SN1 और E1 तो नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या? SN1 और E1 तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि SN1 E1 होने के लिए क्राइटेरिया यह होता है कि आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक होना चाहिए। वो इतना वीक होना चाहिए कि कार्बोकैटायन जनरेट हो जाए तब तक इसे कुछ फर्क ना पड़े। ये इतना स्टेबल हो कि ये कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन को वेट करे। अच्छा, तो यहां पर तो स्टूडेंट ये हो सकता नहीं है। ओके, SN1 नहीं हो सकता, E1 नहीं हो सकता। अब ये स्ट्रांग है, सो इफ इट इज स्ट्रांग, इफ दिस इज स्ट्रांग, अगर ये स्ट्रांग है तो क्या करेगा? नाउ इट विल गो एंड ट्राई टू अटैक ऑन अ सेंटर विच इज डेल पॉजिटिव। ये हो गया डेल माइनस, ये हो गया डेल प्लस। अब ये आके यहां अटैक कर दे, अगर यहां अटैक कर दे तो ये क्या कहलाएगा? SN2 कहलाएगा। क्लियर है ना? क्वेश्चन इज क्या SN2 होगा? क्या यहां SN2 होगा? सो आंसर इज नो। व्हाई आंसर इज नो? बिकॉज स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहां पर दिस कार्बोकैटायन इज हाईली हिंडर्ड, और हिंड्रेंस है तो ये इसका अटैक कर पाना, इसको यहां पर पहुंच पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो SN2 हो सकता है क्या? SN2 नहीं हो सकता है। SN2 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो
SN1 नहीं हो सकता है, E1 नहीं हो सकता है, SN2 नहीं हो सकता है ना, SN2 नहीं हो सकता है। तो चलो यहां पर हमने एनीवे E2 के बारे में पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको यहां इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। तो SN2 इज नॉट पॉसिबल, SN2 इज नॉट पॉसिबल। अगर SN2 पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, SN2 पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में ये क्योंकि बहुत अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, देखो इसी को हम लोग E2 रिएक्शन बोलते हैं। एनीवे E2 रिएक्शन अभी हमारा पढ़ना बचा हुआ है, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। अब क्योंकि CH3O- इज हाईली अनस्टेबल, तो हाईली अनस्टेबल है तो क्या करेगा, इट विल ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वन सेकेंड कार्बन एटम। अब जब ये इसको हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, तो यहां आएगा माइनस, ऑलरेडी यहां डेल प्लस है और यहां डेल माइनस है, तो दिस माइनस विल स्टार्ट गिविंग इलेक्ट्रॉन टू दिस, एंड ये साथ में बाहर निकलेगा। तो ये सारा रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है उसको हम लोग कंसर्टेड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंसर्टेड रिएक्शन। तो E2 क्या है? कंसर्टेड रिएक्शन है। E2 में क्या होगा? E2 में क्या होगा? अब देखो यहां पर दिस इज, ये तो रिएक्शन हो नहीं रहा है, तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप है ना, दिस इज द ओनली स्टेप, एक ही स्टेप है, स्टेप 1। इसने इसको निकाला और Br बाहर निकला है ना। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? आपका बेस भी इन्वॉल्व है और आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? दिस इज द ओनली स्टेप। अब यहां से H निकला, ये Br निकला, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, और आपका क्या बाहर निकल रहा है? HBr बाहर निकल रहा है। बट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज E2 रिएक्शन। क्या है? This is E2 reaction. Why this is E2 reaction? Because rate in this case is equal to K into substrate. सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करेगा ही कॉन्सेंट्रेशन पे, साथ साथ पे CH3O- पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? E2 मैकेनिज्म कहलाएगा। 2 क्यों? क्योंकि 2 सबस्ट्रेट है। अब इससे पहले आपने एलिमिनेशन देखा था स्टूडेंट, जहां एलिमिनेशन में आपने देखा था कि पहले केस में आपका लिविंग ग्रुप पहले निकलता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है और बाद में ये निकलता है। तो पहले स्टेप जो कार्बोकैटायन है दैट वाज RDS, तो यहां RDS में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देयरफॉर दिस वाज कॉल्ड एज E1 एलिमिनेशन। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड E2 एलिमिनेशन? क्योंकि X और Y, ये बेस आएगा, X को लेके जाएगा, X कैन बी हाइड्रोजन, और साथ साथ में Y दोनों निकलेगा। एंड हाउ मेनी एंटिटीज आर इन्वॉल्व? 2 एंटिटीज इन्वॉल्व है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज E2 मैकेनिज्म। एनीवे मैं आपको E2 फिर से पढ़ाने वाला हूं, E2 पे बात करेंगे, बट यहां क्वेश्चन आ गया तो हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, है ना। तो E2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। क्या होगा? अच्छा, दिस वाज व्हाट, दिस इज SN1, ये क्या हो गया? दिस इज E2 मैकेनिज्म। क्लियर है? कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, दिस इज क्वाइट सिंपल। तो यहां प्रोडक्ट जो होगा, अगेन इट इज CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। क्लियर? अच्छा, आप बोलेंगे सर लोअर टेम्परेचर है फिर भी E2 होगा? हां, लोअर टेम्परेचर है फिर भी E2 होगा, क्योंकि SN1 हो नहीं सकता है, SN2 हो नहीं सकता है, E1 हो नहीं सकता है, ये स्ट्रांग बेस है, वो वेट नहीं कर सकता है, तो ये हाइड्रोजन निकालेगा। तो लोअर टेम्परेचर पर रेट थोड़ा स्लो होगा, और टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा रेट क्या हो जाएगा? रेट बढ़ जाएगा, बट स्टिल इट इज E2 मैकेनिज्म। क्लियर है? अभी मुझे लगता है कि आपको E2 समझ में आ गया होगा। व्हाट इज E2 मैकेनिज्म? क्लियर? इज इट क्लियर? So this is the question, first question, जहां हमने this is divided into 5 parts। तो हमने यहां पर SN1, E1, SN2, E2 के बारे बात किया थोड़ा, है ना। So take it down, इसको लिख लीजिए, आगे के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। डन? ओके, चलिए। So let's solve few more problem.
अभी मैंने क्योंकि यहां पर बहुत सारे आपको 5 क्वेश्चंस दिए थे एक में, तो उसमें कैसा है E2 आ गया था। अभी लेट्स ट्राई टू कन्फाइन आवर डिस्कशन इनटू SN1, E1 एंड SN2। मैं अभी ऐसा नहीं दूंगा जिसमें E2 इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, क्योंकि E2 एनीवे E2 कुछ नई बात नहीं है, जो बताया वही E2 है, बट E2 को स्पेसिफिकली मैंने कवर नहीं किया है, तो लिव इट राइट नाउ। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज कि स्टूडेंट सपोज इफ वी हैव Cl और मैं इसे H2O एट 15 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं और H2O एट 80 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, चलो A B C D, ट्राई इट आउट, खुद से ट्राई कीजिए और बताइए कि प्रोडक्ट फाइनली क्या बनने वाला है। डू इट राइट नाउ। सो डन। तो स्टूडेंट कैन यू टेल मी यहां पर क्या होगा, कैसे डिसाइड कैसे करते हैं। तो 2-4 बातें हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, सबस्ट्रेट देखना पड़ता है। फिर क्या देखना पड़ता है आपको, न्यूक्लियोफाइल देखना पड़ता है। फिर क्या देखना पड़ता है आपको, सॉल्वेंट देखना पड़ता है। अब ये 3 चीजें जो हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड कि दे विल गो फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सो सबस्ट्रेट ओवर हियर इज 3 डिग्री, न्यूक्लियोफाइल इज वीक एंड सॉल्वेंट इज व्हाट, पोलर प्रोटिक। सो कैन यू टेल मी ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, दिस सेटिस्फाइड फॉर SN1 एंड E1, दोनों को ही सेटिस्फाई करता है। तो दोनों को डिस्टिंग्विश कौन करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द फैक्टर विच डिसाइड कि ये किसके लिए जाने वाला है ना। सो टेम्परेचर इज व्हाट, 15 डिग्री सेल्सियस। सो लो टेम्परेचर, so low temperature means what students, low temperature means it will go for SN1 mechanism. Clear? So it will go for what, it will go for SN1 mechanism. तो सबसे पहले क्या होगा, SN1 mechanism के लिए जाना है तो आपका living group will move out giving you what, living group will move out giving you a carbocation. Now is it possible for this carbocation to further rearrange? Answer is no. अगर ये rearrange नहीं हो सकता है तो now nucleophile will come and attack. तो ये अटैक करने के बाद प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल से H will move out and finally you will get this alcohol, है ना। क्लियर, क्लियर। चलो, so this is the first question. Now second question is what, second question is what, अभी भी देखो कंडीशन 3 डिग्री, weak, polar protic, so it will either go for SN1 or E1, but temperature over here is what, temperature over here is 80 degree Celsius. तो lower temperature ना होके I will consider it as higher temperature. अब जब higher temperature है so mechanism is what, E1 mechanism. तो अब ये कार्बोकैटायन के बाद यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाने के बाद इट विल गो फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर, एलिमिनेशन के लिए जाने वाला है। सो स्टूडेंट्स 80 डिग्री सेल्सियस इज गिवन, तो यहां पर ये तो पक्का हो गया कि SN1 नहीं होने वाला है,
सो इट विल गो फॉर इवन। अब ये इवन जो जाएगा ये कैसे जाता है, देखो यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ध्यान से समझिए। तो ऑन द वेरी फर्स्ट इवन और SN1 का पहला स्टेप जो होता है दैट इज सेम। अब क्या होगा, when you have chlorine H2 at 80 degree Celsius, so on the very first step what you will get कार्बोकेटायन। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज हो सकते हैं और ज्यादा स्टेबल फॉर्म में, हो सकता है क्या? देखो कहीं ये शिफ्ट हो सकता है, इधर आ सकता है, इधर आएगा तो प्राइमरी कार्बन, इधर आएगा तो सेकेंडरी कार्बन, इधर आएगा तो सेकेंडरी कार्बन, इधर 3 डिग्री कार्बन। तो बोलेगा यार 3 डिग्री कार्बन इज क्वाइट स्टेबल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, 2, 5 और 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। आप कहीं भी शिफ्ट करोगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होने वाला है, तो अनस्टेबिलिटी के लिए तो कभी वो जाएगा नहीं, isn't it? तो ये जो होना था रीअरेंजमेंट अब पॉसिबल नहीं है। अब 180 डिग्री में स्टूडेंट ये कार्बोकेटायन पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल आके वन ऑफ द हाइड्रोजन, कितने वन ऑफ द हाइड्रोजन, कौन कौन से हाइड्रोजन है जिसको वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता है, तो ये मेरा 1, दिस इज द 1 कार्बन है ना, 1 टू एलिमिनेशन के लिए जाएगा, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। तो अभी हमारे पास 3 पोजीशंस है जहां से हाइड्रोजन निकल सकते हैं। हमारे पास कितने हैं? 3 डिफरेंट पोजीशंस हैं। एक कौन सा पोजीशन है, एक ये पोजीशन है जहां पर हाइड्रोजन जुड़े हुए, दूसरा कौन सा है, ये है, और तीसरा कौन सा है, ये हाइड्रोजन है ना। कॉल इट एस ए, एस बी और एस सी, है ना। अब चलो वाटर मॉलिक्यूल आया और उसने ए बी सी तीनों से हाइड्रोजन अलग अलग, अब कहीं से भी निकाल सकता है, यहां से निकाले, यहां से निकाले, यहां से निकाले, किसी भी जगह से निकाल सकता है। तो अगर ए से उसने निकाला, सो द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग, द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग इज दिस वन। अगर उसने बी से निकाला, सो द प्रोडक्ट विल बी गेटिंग इज दिस वन। और अगर सी से निकाला, सो द सेम प्रोडक्ट विल बी गेटिंग, केवल ये डबल बॉन्ड यहां है, इसको पलट के रख दो तो सेम थिंग। तो हमें यहां पर 2 अलग अलग तरह के अल्कीन मिल रहे हैं। अगर यहां से निकला, सो डबल बॉन्ड विल कम बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम, और अगर बी से निकला तो डबल बॉन्ड विल कम इनटू दिस कार्बन एटम। नाउ क्वेश्चन इज कि क्या दोनों से निकलेगा, दोनों से निकलेगा या किसी फिक्स एक से निकालेगा? तो आंसर इज दोनों से निकालेगा, है ना, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन काफी वीक है, दोनों ही हाइड्रोजन काफी वीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि ठीक है दोनों ही हाइड्रोजन वीक है, तो ये दोनों ही बनाएगा, तो क्या ये दोनों सेम क्वांटिटी में बनेंगे, दोनों की क्वांटिटी सेम होगी? सो आंसर इज नो। तो बोला किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? तो बोलता है ऐसे केस में क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा हायर है, temperature generally elimination take place at higher temperature, and at higher temperature thermodynamics is the deciding factor. Thermodynamically controlled product will be the measure product. तो thermodynamic means what? Stability. तो कौन ज्यादा स्टेबल है, this one or this one? Call this as x and call this as y. So y is measure product. आपको समझ में आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, फाइनल प्रोडक्ट में दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। यहां सब्सटीट्यूशन जो है वो कितना है, 1, 2 और 1 3, जबकि इस जगह पे सब्सटीट्यूशन कितना है स्टूडेंट, 2 सब्सटीट्यूशन, है ना। तो जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है, जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर, एंड जो कम सब्सटीट्यूटेड है वो बनेगा माइनर। कौन से केस में? इवन एलिमिनेशन के केस में। अच्छा, अभी ये जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है इसका एक नाम है, दैट इज कॉल्ड एज सेड्जेफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसे? सेड्जेफ प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। अच्छा, सेड्जेफ को ऐसे भी लिखते हैं, जेडसेफ प्रोडक्ट। सेड्जेफ और जेडसेफ आर सेम, ये दोनों सेम चीज को इंडिकेट करता है। अच्छा, जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन आपको मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट। व्हाट दिस इज कॉल्ड एज? हॉफमैन प्रोडक्ट। आई थिंक
इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है पहले। किया है क्या? किया है ना? कार्बोकैटायन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के टाइम पे ये हमने डिस्कस किया है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा था। कार्बोकैटायन, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन जहां पढ़ाया था जीओसी के टाइम पे, तो वहां हमने देखा था कि उस जगह पे भी अल्कीन बन रहा था। तो जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रहा था दैट इज कॉल्ड एज सेडजेफ, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड बन रहा था दैट वाज कॉल्ड एज हॉफमैन। क्लियर है? समझ गया ये बात? So this is what? This is the second part B. जब this will go for elimination, तो यहां रिएक्शन इज SN1, यहां रिएक्शन इज E1। अब देखो स्टूडेंट, ऐसा ना रट्टा मत मारना। आप याद नहीं कर सकते कि इसमें SN1 होगा, इसमें E1 होगा। कंसेप्ट क्लियर है तो ही हो सकता है। कैसे चेक करना है कि भाई SN1 E1 के लिए पहला क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है? अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन, गुड लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक। तो ये SN1 E1 दोनों को फेवर करता है। हायर टेम्परेचर E1 को करेगा, लोअर टेम्परेचर SN1 को करेगा। क्लियर? क्वाइट सिंपल। तो अगर नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सेडजेफ प्रोडक्ट और जेडसेफ प्रोडक्ट इज व्हाट? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और हॉफमैन किसे कहते हैं स्टूडेंट? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अच्छा, यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मेजर का मतलब सेडजेफ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। इस केस में मेजर जो होगा वो सेडजेफ या जेडसेफ होगा जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। सेडजेफ या जेडसेफ का मतलब होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड, हॉफमैन का मतलब होता है लेस सब्स्टिट्यूशन। मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ भी हो सकता है, हॉफमैन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम पे आपको E1 के टाइम पे सेडजेफ ही दिखेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हर बार सेडजेफ ही मेजर होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जहां पर हॉफमैन जो होगा वो मेजर होगा, सो दोस रिएक्शंस विल आल्सो कम। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये रब कर दूं? पॉज करके लिख लीजिए अगर नहीं लिखा है तो। चलिए डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3. What is question number 3? Question number 3 में can you tell me which one is the living group? Living group कौन सा है? This is the living group. This is the living group. अच्छा, इसका living ability कैसा है स्टूडेंट? Is a good living group? Is a poor living group? कैसा है बोलो? हाँ बोलो। It is a good living group है ना, क्योंकि यहां ये निकल जाने के बाद जो लिविंग ग्रुप है उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये जो बाहर निकलेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बोकैटायन, है कि नहीं? बट क्वेश्चन इज कि क्या ये निकल जाएगा? ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि ये निकल जाएगा? निकल जाना मतलब SN1 या E1। तो ये चेक कर लो, लिविंग ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? 3 डिग्री। आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है? वीक, है ना। टेम्परेचर कितना है? हाई, है ना। अच्छा, सॉल्वेंट क्या है? पोलार प्रोटिक, पोलार प्रोटिक। तो ये तीनों बातें जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं वो क्या डिसाइड करता है? इधर SN1 और E1। टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है? इनमें से SN1 ना हो के E1 होगा। तो पहला स्टेप जो होगा वो क्या होने वाला है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। दिस इज स्टेप 1 एंड दिस विल टेक प्लेस, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन इज क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा? इसका जवाब हमें कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आप देख लो, 2 2 4 और 1 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइड्राइड शिफ्ट करके लेते हैं, नीचे लेके जाते हैं पॉजिटिव चार्ज को। अगर हाइड्राइड शिफ्ट किया स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 के जगह 7 हो जाएगा। तो क्या ये शिफ्टिंग होगा? 100%, है ना। सो नाउ जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज 1। अब उसके सामने जो कार्बन है वो है 2। तो मेरे पास
टू कितने हैं, मान लेते हैं 2 2 डैश 2 डबल डैश, अल्फा बीटा एलिमिनेशन जिसके नाम से, है ना। तो अब यहां से हाइड्रोजन विल कम इनटू पिक्चर, 180 डिग्री है, हाई टेम्परेचर है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एक बात समझो, यहां आप कहीं ये बात पढ़ेंगे कि एलिमिनेशन SN1 और E1 कॉम्पिटिंग रिएक्शन है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं क्या? हां, ये कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन के बाद ये SN1 के लिए भी जा सकता है, E1 के लिए भी जा सकता है, इसीलिए SN1 और E1 में कंपटीशन चलता रहता है। क्लियर है? तो अगर यहां से निकला 2 से निकला, सो दिस इज द प्रोडक्ट, और 2 डैश या 2 डबल डैश से निकला, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी दिस। अच्छा, मैं अगर ये बोलूं कि एक और बात कि सर यहां पर ही डायरेक्ट एलिमिनेशन नहीं हो सकता है क्या? यहां पर भी तो डायरेक्ट पॉजिटिव बना था और वो रीअरेंज हो जाए और फिर प्रोडक्ट बनाए, उससे पहले ये नहीं दे सकता है क्या? यस, इट विल गिव, बट ये बहुत कम होगा, है ना, माइनर बनेगा। एक्चुअली कार्बोकैटायन जनरली कहां आ जाएगा? कार्बोकैटायन यहां आके रहेगा। तो अगर कार्बोकैटायन इस फॉर्म में है तो मेजर प्रोडक्ट भी इसके कारण ही मिलने वाला है। ध्यान से समझो, बुक्स में जनरली कैसे दिया रहता है? कार्बोकैटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, प्रोडक्ट बन गया। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेंगे कि ये और ये बना। अगर ये पूछा जाए कि इससे कौन कौन से अल्कीन बनेंगे और ये दिया हुआ है, तो आंसर विल बी यस या नो, ये बनेगा या नहीं बनेगा? आंसर विल बी यस, क्योंकि कभी भी कार्बोकैटायन 100% शिफ्ट होके एक फॉर्म पे एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन दीज टू कार्बोकैटायन, है ना। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, तो ये माइनर है, इसको तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों में विच वन विल बी मेजर प्रोडक्ट? तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और माइनर क्या होगा? ये होगा। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। परफेक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अच्छा, और इसे क्या कहते हैं? सेडजेफ प्रोडक्ट, है ना, सेडजेफ प्रोडक्ट, SP, है ना। क्लियर? तो कुछ दिक्कत? सो द मैकेनिज्म ओवर हियर इज E1। तो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए जहां हम ये डिसाइड कर सके कि SN1 होगा या E1 होगा। एक और लेक्चर में इसमें लूंगा ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा हो जाए SN1 E1 डिसाइड करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट D। तो स्टूडेंट सेम, यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, ये रीअरेंज होगा, बट टेम्परेचर ओवर हियर इज लो। तो अगर लो है तो एलिमिनेशन के लिए जाएगा क्या? इट विल गो फॉर व्हाट? एलिमिनेशन के लिए जाएगा लोअर टेम्परेचर पे? नहीं। तो कौन सा मैकेनिज्म जाएगा? SN1। और SN1 अगर जाएगा, सो द प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर इज, ये क्या है आपका? C2H5 इज द न्यूक्लियोफाइल विच विल अटैक। ये अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, और फाइनल प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा ये अल्कोहल मिलेगा आफ्टर डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। H यहां पहले प्लस रहेगा, वो H प्लस बाहर निकल गया होगा। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? कुछ दिक्कत? तो SN1 E1 डिसाइड कैसे करना है, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी कल का क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स आप देखो, आप चाहो तो जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको दिए हैं आप वहां से क्वेश्चन ढूंढ के कर सकते हैं, बट इट विल बी टीडियस। तो मैं जो असाइनमेंट्स दे रहा हूं आप वो भी करते जाएंगे। अगर आपने बुक्स ढूंढ के, सोर्सेस ढूंढ के किया तो बहुत अच्छी बात है ना। आप हर चीज ना मुझ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं अपने साइड से आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट। So I will give you DPPs on this, and already I have given you DPPs on this. SN1 पे दिया है, SN2 पे दिया है, E1 E2 पे दे रहा है। तो अगर आप चाहो तो तब तक आपके पास जो बुक्स है उससे ढूंढ के कर सकते हो, नहीं तो I will be giving you lot of DPPs, lot of problem based on this. But thing is, आपके साइड से प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। ओके, तो आज यहां बंद करते हैं।
थैंक यू वेरी मच।